प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आओ हम राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रारंभ करते हैं। कोविड-19 का समय चल रहा है विद्यार्थियों। आप लोग भी घर पे बैठे तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारी परीक्षाएं आ चुकी हैं। हम आपकी मदद के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान प्रारंभ कर रहे हैं। आओ आज हम राजस्थान के गंगानगर जिले के बारे में पढ़ते हैं। अपने इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के इस तरह से पश्चिम में एक राज्य है जिसे राजस्थान कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, पश्चिम में है। यहाँ अपना पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इस तरह से पाकिस्तान से सटे हुए पड़ोसी राज्य हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 राज्य हैं जो कि पाकिस्तान के साथ में लगते हैं। जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है। जम्मू कश्मीर जो राज्य है इसके साथ में सर्वाधिक सीमा लगती है। (1216 किलोमीटर), पंजाब के साथ में 514, राजस्थान के साथ में 1070, गुजरात के साथ में 510 किलोमीटर। इस तरह से 3310 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ भारत की लगती है। इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में सीरियल रेड क्लिफ अंग्रेज अफसर थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेखा खींच दी थी जिसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। अपना जो राजस्थान है, राजस्थान की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, अर्थात राजस्थान वो राज्य है जिसके साथ में पाकिस्तान देश की सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। 2 देशों के बीच की जो सीमा होती है उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर लगती है। आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक सीमा जम्मू कश्मीर के साथ लगती है। दूसरे नंबर पे अपना राजस्थान आता है 1070 किलोमीटर। सबसे कम सीमा गुजरात के साथ में लगती है 510 किलोमीटर। तो इस प्रकार से 4 राज्य, भारत के 4 राज्य पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं और इस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, रेड क्लिफ है, उसकी लंबाई 3310 किलोमीटर है जो कि अंग्रेज अफसर रेड क्लिफ द्वारा खींची गई थी। आइए चर्चा करते हैं राजस्थान के बारे में। अपना जो राजस्थान है पतंगाकार है, इस तरह से है, पतंगाकार है। यहाँ अपना गंगानगर जिला है, यहाँ हनुमानगढ़ है, इस तरह से। उसके बाद बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। ये जो 4 जिले हैं, ये 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर,
ये 4 जिले पाकिस्तान के साथ में लगते हैं, अर्थात राजस्थान के 4 जिले गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये 4 जिले पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं। पाकिस्तान से लगने वाली राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। गंगानगर के साथ में 210 किलोमीटर, बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर, जैसलमेर के साथ 464 किलोमीटर और बाड़मेर के साथ 228 किलोमीटर सीमा स्पर्श करती है। अपने इसमें देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस जिले की सीमा स्पर्श करती है? राजस्थान के जैसलमेर जिले की सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान के साथ स्पर्श करती है, 464 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा बीकानेर जिले की पाकिस्तान के साथ लगती है, 168 किलोमीटर। इस प्रकार से 1070 किलोमीटर पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। आप यहाँ देख सकते हैं गंगानगर जिला है, गंगानगर से शुरू होती है। हिंदू मलकोट, हिंदू मलकोट, हिंदू मलकोट के बाद हिंदू मलकोट से प्रारंभ होकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाड़मेर के शाहगढ़ तक जाती है। यहाँ से अपना पड़ोसी राज्य गुजरात प्रारंभ हो जाता है। शाहगढ़ का बाखासर, बाखासर। इस प्रकार राजस्थान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर है। कहाँ से प्रारंभ होती है? गंगानगर के हिंदू मलकोट से प्रारंभ होती है और बाड़मेर के शाहगढ़ तक जाती है। कुल लंबाई 1070 किलोमीटर। गंगानगर के साथ 210 किलोमीटर। सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? जैसलमेर के साथ लगती है, 464 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? बीकानेर के साथ 168 किलोमीटर। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अर्थात पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, दूसरे देश से लगने वाली सीमा है। अब अपने गंगानगर की बात करते हैं। राजस्थान के उत्तर में गंगानगर है। गंगानगर, गंगानगर की अपने बात कर रहे हैं। गंगानगर जिला है, उत्तर में है। पहले संस्थापक की बात करते हैं। गंगानगर नाम से स्पष्ट है, महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह राठौड़ ने गंगानगर की स्थापना की थी। इसीलिए गंगानगर को श्री गंगानगर कहा जाता है। महाराजा गंगा सिंह को सम्मान देने के लिए गंगानगर के नाम के आगे श्री लगाया जाता है। महाराजा गंगा सिंह को सम्मान देने के लिए श्री गंगानगर, गंगानगर को कहा जाता है। तो अपना जो ज़िला है वो श्री गंगानगर, क्योंकि श्री गंगा सिंह ने इसको बसाया था। गंगा सिंह तत्कालीन बीकानेर के राजा थे। बीकानेर के राजा, बीकानेर जो है राव बीका ने स्थापित की थी। अपने जानते हैं अपना जो राजस्थान है, इस तरह से ये राजस्थान है और बीच में अरावली पर्वतमाला है। ये जो क्षेत्र है ये मारवाड़ कहलाता है। और मारवाड़ में किसने राज किया? राठौड़ों ने राज किया। राठौड़ों में राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। राव जोधा के पुत्र थे राव बीका। राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की। राव बीका ने 1488 में बीकानेर की स्थापना की। राव बीका के वंशज यहाँ पे राज करते रहे और यहाँ पर लाल सिंह नाम के राजा हुए। लाल सिंह के 3 पुत्र थे, सरदार सिंह, डूंगर सिंह और गंगा सिंह।
संस्थापक की अपने चर्चा कर रहे हैं, गंगा सिंह की बात कर रहे हैं। गंगानगर की जो स्थापना की थी वो गंगा सिंह ने की थी, महाराजा गंगा सिंह ने की थी। इनके पिता का नाम लाल सिंह था। इन्होंने अपने पिता लाल सिंह की याद में लालगढ़ बनवाया था, जहाँ पे ये रहते थे लालगढ़ बनवाया था, अपने पिता की याद में बनवाया था। गंगा सिंह के पिता का नाम लाल सिंह था। इनके भाई सरदार सिंह जिनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद इनका दूसरा भाई डूंगर सिंह गद्दी पे बैठा और डूंगर सिंह की मृत्यु हो गई 1888 में। ऐसी स्थिति में उनको गद्दी पे बैठना पड़ा गंगा सिंह को, जो 1880 में पैदा हुए थे और 1888 में इनको गद्दी संभालनी पड़ी। 1888 से लेकर 1943 तक इन्होंने बीकानेर की गद्दी को संभाला। बीकानेर की जो गद्दी है 1888 से 1943 तक इनके पास रही। और अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि 1914 से लेकर 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। और प्रथम विश्व युद्ध में इन्होंने अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ाई की थी। और उस समय अंग्रेज़ों की तरफ से जब इन्होंने युद्ध किया था, उस समय एक कैबिनेट बनी हुई थी, ब्रिटिश इंपीरियल वार काउंसिल, वार कैबिनेट, ब्रिटिश इंपीरियल वार काउंसिल, वार कैबिनेट बनी हुई थी, ब्रिटिश इंपीरियल वार कैबिनेट। उसमें सभी अंग्रेज थे, एकमात्र गैर अंग्रेज सिर्फ गंगा सिंह थे। 1914 से लेकर 1919 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था और इन्होंने अंग्रेज़ों की तरफ से युद्ध किए थे। युद्ध में इन्होंने भाग लिया और युद्ध के एक्सपर्ट हो गए। इन्होंने अपनी सेना में गंग फौज नाम की एक फौज बनाई थी। गंग फौज 1888 से 1943 तक। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, 1899 से 1900 यहाँ पे छपनिया का काल पड़ा था। छपनिया का अकाल, छपनिया अकाल। एक आरएस में प्रश्न आया था, उसमें पूछा था कि छपनिया का अकाल कब पड़ा। कब पड़ा था? 1899 से 1900 में। और ये छपनिया का अकाल एक ऐसा अकाल था, उस समय इसकी जो भयंकरता थी, इसका सभी को सामना करना पड़ा। और महाराजा गंगा सिंह ने अपने इलाके में विकास करने के लिए ये दृढ़ संकल्प लिया कि मैं अपने राज्य में जितना विकास कर सकता हूँ, अकाल की नौबत नहीं आए। तो इसके लिए इन्होंने गंगानगर को एक नहर दी जिसका नाम गंग नहर है। गंग नहर के तत्कालीन उस समय, क्योंकि 1920 में एक समझौता हुआ था, 1920 में एक समझौता हुआ था, पंजाब प्रांत था, उस समय पंजाब प्रांत था, क्योंकि 1947 को देश का विभाजन हुआ था। तो 1947 से पहले 1920 की बात है, उस समय भारत का पंजाब प्रांत था और बीकानेर के मध्य समझौता हुआ जिसमें सतलज नदी से पानी दिया गया था। और 0.33 MAF आज भी प्राप्त होता है अपने को, गंग नहर में प्राप्त होता है। गंग नहर के संस्थापक श्री गंगा सिंह जी ने छपनिया के अकाल से प्रेरित होकर ही गंग नहर की स्थापना करवाई थी। गंगानगर के संस्थापक की अपने थोड़ी चर्चा कर ली। महाराजा गंगा सिंह ने गंगानगर की स्थापना की। किसने की? महाराजा गंगा सिंह ने गंगानगर की स्थापना की। और उनको सम्मान देने के लिए इनको क्या कहा जाता है? श्री गंगानगर। गंगानगर को क्या कहा जाता है? गंगानगर कहा जाता है। गंगानगर एक छोटा सा गांव था। इसका प्राचीन नाम मिलता है इसका रामनगर। मिर्जेवाला तहसील का एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था प्राचीन काल में
रामनगर, और आज वही रामनगर गंगानगर के नाम से विख्यात है। आज वही रामनगर जो है गंगानगर के नाम से विख्यात है। महाभारत काल में, प्राचीन काल में एक शब्द आता था योधेय। योधेय किसे कहा जाता था? गंगानगर को कहा जाता था। गंगानगर को कहा जाता था क्योंकि गंगानगर का पुनर्गठन किया गया 1994 में। गंगानगर का पुनर्गठन करके 1994 में गंगानगर से क्या बना दिया गया? हनुमानगढ़। अर्थात 1994 से पहले गंगानगर और हनुमानगढ़ एक ही थे। गंगानगर और हनुमानगढ़, वर्तमान में हनुमानगढ़ है, अलग है। तो गंगानगर और हनुमानगढ़ को संयुक्त रूप से योधेय कहा जाता था। महाभारत काल में इसको क्या कहा जाता था? योधेय कहा जाता था। रामनगर भी इसी का नाम था, योधेय भी इसी का नाम था। आपको पता है कि गंगानगर में गंग नहर होने के कारण, गंग नहर होने के कारण कि अपने कह सकते हैं कि गंगानगर के यदि भगवान हैं तो वो कौन से हैं? गंगा सिंह हैं, क्योंकि वो गंग नहर लेके आए, यहाँ का पानी का जो समस्या थी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। और पानी होने के कारण यहाँ पे गेहूं की फसल होती है, गेहूं की फसल होती है। कुछ लोग कह देते हैं नो कल्चर इन गंगानगर बट एग्रीकल्चर इन गंगानगर। एग्रीकल्चर जो है वो कहाँ की है? गंगानगर की है। तो गंगानगर में गेहूं होती है, अन्न होता है, अतः गंगानगर को अनागार भी कहा जाता है। राजस्थान का अनागार भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ गेहूं खूब होती है। गेहूं, अन्न या धान, अन्न को धान भी मारवाड़ी में कहा जाता है, धान कहा जाता है। तो धान का कटोरा भी कहा जाता है। अन्न का कटोरा, धान का कटोरा, किसे कहा जाता है? गंगानगर को। राजस्थान का अनागार, राजस्थान का धान का कटोरा, राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है? गंगानगर को कहा जाता है। क्योंकि पंजाब में गेहूं होती है, पंजाब में गेहूं होती है, अतः गंगानगर में गेहूं होती है। तो कुछ लोग इसे राजस्थान का पंजाब भी कह देते हैं। राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का पंजाब भी कह देते हैं। सही मायने में अपने जब राजस्थान का पंजाब की बात आती है, राजस्थान का पंजाब, पंजाब की बात है, 5 नदियां बहती हैं राजस्थान में। पंजाब में 5 नदियां बहती है, इसीलिए पंजाब को क्या कहा जाता है? पंजाब कहा जाता है। 5 नदियां बहती है। अपने राजस्थान में जालोर जिले में, जालोर जिले में सांचौर स्थान है, सांचौर, वहाँ पर 5 नदियां बहती हैं, 5 नदियां बहती है। अतः सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे 5 नदियां बहती है, जालोर जिले में है। इसका प्राचीन नाम सत्यपुर था, सांचौर का। गंगा जी अपने एक हनुमानगढ़ में एक गोगा मेडी है, गोगा जी का एक बहुत बड़ा मंदिर है जिसे गोगा मेडी, गोगा जी का मंदिर है उसे गोगा मेडी कहा जाता है। तो गोगा मेडी जो है, गोगा मेडी, गोगा जी की ओल्डी, वो भी सांचौर में है। एक सामान्य ज्ञान के लिए बता रहा हूँ। राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? सांचौर को कहा जाता है। ऐसा भी किताबों में लिखा होता है कि राजस्थान का पंजाब अन्न के आधार पर, गेहूं के आधार पर कौन सा है? गंगानगर। लेकिन वास्तव में किसे कहा जाता है? सांचौर को। तो अपने नामकरण की बात है जहाँ तक, राजस्थान को, राजस्थान का गंगानगर जिला, जिसे प्राचीन काल में रामनगर कहा जाता था, योधेय कहा जाता था, वर्तमान में श्री गंगानगर कहा जाता है। इसे अनागार भी कहा जाता है, धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि गेहूं यहाँ खूब होती है। अपना ये राजस्थान है। राजस्थान में जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इस तरह से आप उत्तर में देखोगे तो यहाँ गंगानगर है, यहाँ हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ है।
इन दोनों जिलों की एक नदी है जिसे घग्गर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घग्गर। घग्गर नदी जो है, हनुमानगढ़ और गंगानगर की नदी को घग्गर कहा जाता है। ये घग्गर नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों की कालका की पहाड़ियाँ, हिमालय पर्वत है उसकी जो शिवालिक श्रेणी है उसमें कालका की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से एक नदी निकलती है जिसे घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी जो है वो 465 किलोमीटर लंबी है, हिमाचल प्रदेश में बहती है, उसके बाद में पंजाब में आ जाती है, उसके बाद ये हरियाणा में आ जाती है। हरियाणा के अंदर एक O2 झील बनी हुई है, O2 झील, उसमें इसी का पानी आता है, O2 झील। बनवाली की सभ्यता हरियाणा की घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। राजस्थान में घग्गर नदी तलवाड़ा झील, टीबी तहसील के तलवाड़ा झील से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में घग्गर नदी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? टीबी तहसील के तलवाड़ा झील से प्रवेश करती है और फिर हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहकर ये पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। यहाँ इसे हकड़ा या हाकड़ा कहा जाता है। हकड़ा या हाकड़ा कहा जाता है। हनुमानगढ़ गंगानगर, हनुमानगढ़ में इसे नाली भी कहा जाता है, क्योंकि सरस्वती नदी अपनी जो घग्गर नदी इसके कई नाम हैं। इसको नाली भी कहा जाता है। सरस्वती नदी के पाट पर ये विकसित हुई है, इसे नाली कहा जाता है। इसे मृत नदी भी कहा जाता है, डेड रिवर भी कहा जाता है। मर जाती है फिर जिंदा हो जाती है। नट की तरह चलती है, ये कभी लुप्त हो जाती है, कभी चल पड़ती है। दृष्टवती दृष्टवती वैदिक काल था। वैदिक युग में इस नदी को दृष्टवती या सरस्वती नदी कहा जाता था। ये जो क्वेश्चन है बहुत सारी परीक्षाओं में आया हुआ है, आरएस में आ चुका है, बहुत सारी परीक्षाओं में आया हुआ है कि राजस्थान की कौन सी नदी है जिसे दृष्टवती नदी कहा जाता था। क्योंकि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में कौन सी सभ्यता आई? वैदिक सभ्यता आई। और वैदिक सभ्यता को अपने दो भाग में बांटते हैं। एक ऋग्वैदिक सभ्यता 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच का जो समय है उसे ऋग्वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व का जो समय है, इस तरह से 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का जो समय है वो वैदिक सभ्यता का माना जाता है। लेकिन ऋग्वैदिक सभ्यता में इस नदी को क्या कहा जाता था? दृष्टवती नदी कहा जाता था। ये बहुत परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस नदी को दृष्टवती नदी कहा जाता था। आपको पता है जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सभी की सभी नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। हनुमानगढ़ में आपको पता है
रंग महल की सभ्यता है, कालीबंगा की सभ्यता है, सारी की सारी किसके किनारे विकसित हुई? अपने यहाँ की नदी कौन सी है? घग्गर नदी है, तो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। हनुमानगढ़ का भटनेर दुर्ग है, भटनेर दुर्ग जो है, भटनेर दुर्ग है, वो भी किस नदी के किनारे बना हुआ है? भटनेर दुर्ग जो है घग्गर नदी के किनारे बना हुआ है। भटनेर दुर्ग के पास में से ये नदी बहती है, जिसकी वजह से भटनेर दुर्ग की दीवार गिर चुकी है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, रंग महल हनुमानगढ़ में है। ये जो सभ्यताएं हैं, ये सभ्यताएं जो है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई? घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। इस प्रकार से घग्गर नदी है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, गंगानगर के सूरतगढ़ है, अनूपगढ़ है, वहाँ से बहकर ये कहाँ चली जाती है? पंजाब में, अपने पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में इसको क्या कहा जाता है? हकड़ा या हाकड़ा कहा जाता है, हकड़ा या हाकड़ा कहा जाता है। इस प्रकार ये जो नदी है दूसरे देश में जाती है, अर्थात राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। तो अपने इस घग्गर नदी की लंबाई कितनी है? 465। अपने थोड़ा इसको रिपीट कर लें। राजस्थान की गंगानगर हनुमानगढ़ की नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के शिवालिक श्रेणी की कालका की पहाड़ियों से निकलती है। कुल लंबाई इसकी 465 किलोमीटर है। शिवालिक श्रेणी से निकलकर हरियाणा में बहती है, पंजाब हरियाणा में बहती है। हरियाणा में बनवाली की सभ्यता विकसित हुई, ओटू झील बनी हुई है। उसके बाद ये हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील से, टीबी तहसील के तलवाड़ा झील से हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ से गंगानगर और गंगानगर से ये पाकिस्तान चली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय नदी है। पाकिस्तान में इसे हकड़ा या हाकड़ा कहा जाता है। इसे नाली भी कहा जाता है, मृत नदी भी कहा जाता है, नट भी कहा जाता है, दृष्टवती भी कहा जाता है, सरस्वती भी कहा जाता है। इसी के किनारे भटनेर दुर्ग बना हुआ है और कालीबंगा, रंग महल की सभ्यता जो है वो इसी नदी के किनारे विकसित हुई। राजस्थान की विख्यात सभ्यता है कौन सी? कालीबंगा की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 6 केंद्र थे और उसमें से एक केंद्र जो था वो कालीबंगा था। और कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। ये अपने गंगानगर हनुमानगढ़ की नदी घग्गर नदी, जिसके बारे में अपने चर्चा की। अपने गंगानगर के बारे में पढ़ रहे हैं, गंगानगर जिले के बारे में पढ़ रहे हैं। गंग नहर की बात करते हैं। गंग नहर अभी अपने बात की थी कि 1920 में एक समझौता हुआ था। 1920 में एक समझौता हुआ था और वो समझौता हुआ था 4 सितंबर 1920 को। 4 सितंबर 1920 को एक समझौता हुआ पंजाब प्रांत के बहावलपुर और बीकानेर रियासत में। पंजाब प्रांत के बहावलपुर और बीकानेर रियासत में एक समझौता हुआ जिसमें सतलज नदी के पानी से राजस्थान में एक नहर विकसित की जानी थी। सतलज नदी का पानी राजस्थान को मिलना था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, गंग नहर का निर्माता कौन? गंगा सिंह जी। और गंगा सिंह जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने 1899 1900 में छपनिया का अकाल देखा और छपनिया के अकाल में पानी की समस्या के कारण ऐसा हुआ। तो इन्होंने ये कहा कि मेरे प्रदेश में जितना विकास हो सकता है, क्योंकि गंगानगर के जो संस्थापक हैं ये अपने आप में विख्यात योद्धा थे और इन्होंने जो महत्वपूर्ण काम किया, गंग नहर लेके आए थे। और गंग नहर जो है 1922 से 1927 के मध्य बनी। 1927 में गंग नहर बनी। 26 अक्टूबर 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने
26 अक्टूबर 1927 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने गंगानगर के फतुही गांव के पास शिवपुर हेड पे इसका उद्घाटन किया। गंग नहर का उद्घाटन किसने किया? लॉर्ड इरविन ने किया, 1927 में किया। राजस्थान की पहली नहर किसे कहा जाता है? गंग नहर को कहा जाता है। पहली ये है तो सबसे प्राचीनतम नहर भी कौन सी है? गंग नहर है। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम नहर जो है वो गंग नहर है। इसकी कुल लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो 129 किलोमीटर है। 129 किलोमीटर है। 112 किलोमीटर पंजाब में है और 17 किलोमीटर राजस्थान में है। 129 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 112 किलोमीटर पंजाब में है और 17 किलोमीटर अपने राजस्थान में है, गंगानगर में है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया, इससे अपने को 33 मिलियन एकड़ फीट पानी प्राप्त होता है। गंग नहर से संबंधित एक गंग कैनाल लिंक चैनल बनाया गया है। लिंक चैनल बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? कि गंग नहर की मरम्मत करनी है। यदि गंग नहर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो जाए, गंग नहर की मरम्मत करनी है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ऐसी स्थिति में क्या करें? गंग नहर को पानी कहाँ से मिलेगा? गंग नहर को पानी कहाँ से मिलेगा? गंग कैनाल लिंक चैनल से मिलेगा। और ये कहाँ से कहाँ तक है? लोहगढ़ हरियाणा के अंदर है। लोहगढ़ से साधुवाली गंगानगर के पास है। 80 किलोमीटर लंबा है। एक कच्ची नहर है। यदि आप कभी साधुवाली जाओ तो साधुवाली के पास में एक कच्ची नहर मिलती है जिसको गंग कैनाल लिंक चैनल कहा जाता है। लोहागढ़ कहाँ पे है? हरियाणा में है। लोहगढ़ से लेकर साधुवाली तक 80 किलोमीटर लंबा गंग कैनाल लिंक चैनल है। जब भी गंग नहर की मरम्मत करने की आवश्यकता पड़ेगी या पड़ी भी है, उस समय गंग कैनाल लिंक चैनल में पानी छोड़ा जाता है। और पानी कहाँ से छोड़ा जाता है? IGNP से। पानी कहाँ से आता है? IGNP से। IGNP विश्व की सबसे लंबी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की है, जिसे पूर्व में राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था। इस प्रकार गंग नहर जो है राजस्थान के गंगानगर की लाइफलाइन है, जीवन रेखा है। इसे लाइफलाइन ऑफ गंगानगर कहा जाता है, जीवन रेखा कहा जाता है गंग नहर को। गंग नहर के बारे में थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर लेते हैं अपने। गंग नहर की स्थापना किसने की? गंगा सिंह ने की। और इसके लिए 1920 में एक समझौता हुआ। पूर्वी जो अपना पंजाब है, बहावलपुर और बीकानेर रियासत के बीच में एक समझौता हुआ, जिसके फलस्वरूप 1922 से 1927 के मध्य गंग नहर बनाई गई। और 1927 में लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया। फतुही गांव के पास गंगानगर के, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 129 किलोमीटर है, जिसमें से 17 किलोमीटर गंगानगर में है और 112 किलोमीटर पंजाब में है। यह कहाँ से निकाली गई है? हुसैनीवाला से। सतलज नदी पर बांध बनाकर फिरोजपुर हुसैनीवाला से निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है? हुसैनीवाला से निकाली गई है। फिरोजपुर जिला है पंजाब का, पंजाब का फिरोजपुर जिला है, उसका हुसैनीवाला स्थान है। वहाँ से गंग नहर को निकाला गया है
और इस तरह से शिवपुर हेड तक है ये अपने। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 129। यदि इसका मरम्मत करना है तो अपने को पानी कहाँ छोड़ना पड़ता है? गंग कैनाल लिंक चैनल में, जिसकी लंबाई 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। लोहागढ़ से लेकर साधुवाड़ी तक कच्ची नहर है जिसमें से पानी छोड़ा जाता है। ये अपनी गंग नहर थी। अब अपने बात करते हैं गंगानगर में और क्या है। सूरतगढ़ एक स्थान है। सूरतगढ़ गंगानगर की शिक्षा नगरी है। सबसे ज़्यादा IAS RS वहीं से निकलते हैं। सूरतगढ़ में दो बातें विख्यात हैं। सुपर थर्मल पावर स्टेशन और दूसरा सूरतगढ़ कृषि यांत्रिक फार्म। सूरतगढ़ में दो बातें विख्यात हैं। सुपर थर्मल पावर स्टेशन, राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? सूरतगढ़ है। यहाँ से 1500 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। कोयले से 1500 मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है। जिस थर्मल पावर स्टेशन से 1000 मेगावाट से अधिक विद्युत प्राप्त होती है उसे सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहा जाता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? सूरतगढ़ है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? सूरतगढ़ है। कृषि यांत्रिक फार्म, सूरतगढ़ कृषि यांत्रिक फार्म है। सोवियत संघ रूस की सहायता से 15 अगस्त 1956 को स्थापित किया गया। ये एशिया का सबसे बड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि यांत्रिक फार्म है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि यांत्रिक फार्म कौन सा है? सूरतगढ़ कृषि यांत्रिक फार्म है। यह 12,410 हेक्टर में फैला हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि यांत्रिक फार्म कौन सा है? सूरतगढ़ है। किसके सहयोग से स्थापित किया गया? रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 15 अगस्त 1956 को स्थापित किया गया। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 12,410 हेक्टर में फैला हुआ है। ये अपने सूरतगढ़ की बातें हैं। और तीसरा जो है जैसर कृषि यांत्रिक फार्म, जैसर के अंदर है। जैसर कृषि यांत्रिक फार्म। कृषि यांत्रिक फार्म यह 12,140 हेक्टर में फैला हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा निर्मित है। जैसर कृषि यांत्रिक फार्म गंगानगर जिले में है। 12,140 हेक्टर में फैला हुआ है और किसके द्वारा स्थापित किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। फसलों की बात करते हैं तो गंगानगर में अमेरिकन कपास होती है। अमेरिकन कपास जिसे गंगानगर के लोग क्या कहते हैं? नरमा। अमेरिकन कपास होती है। सर्वाधिक अमेरिकन कपास कहाँ होती है? अपने गंगानगर में होती है। यहाँ चुकंदर की खेती भी होती है, गन्ने की खेती भी होती है। और किन्नू, कृषि पंडित बलवंत सिंह जो गंगानगर के थे, उनका अहम योगदान माना जाता है किन्नू के विकास में। किन्नू की खेती, सर्वाधिक किन्नू कहाँ होते हैं? गंगानगर में होते हैं। किन्नू के बागान सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेंगे आपको? कहाँ मिलेंगे? गंगानगर में मिलेंगे।
यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया चुकंदर की खेती भी होती है, गन्ने की खेती भी होती है और गन्ने से चीनी बनाई जाती है। राजस्थान की एकमात्र सहकारी शुगर मिल, शुगर मिल गंगानगर सहकारी शुगर मिल है, सरकारी शुगर मिल है। राजस्थान की एकमात्र सरकारी शुगर मिल कहाँ पे है? गंगानगर में है। और गंगानगर में भी कहाँ पे है? गंगानगर का करणपुर ब्लॉक है, उसमें कमीनपुरा स्थान है। कमीनपुरा पे है। यहाँ चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है। और इसके पास यहाँ पे स्पिरिट और शराब का कारखाना भी है। शराब का कारखाना है, स्पिरिट और शराब का कारखाना है। यहाँ पे शराब यहाँ बनाई जाती है। सरकारी शुगर मिल है गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड। कहाँ पे है? गंगानगर जिले में है। और गंगानगर के किस स्थान पे है? करणपुर के कमीनपुरा में है। यहाँ पे शराब भी बनाई जाती है। एक हाईटेक ग्लास फैक्ट्री है, हाईटेक ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में है। यहाँ पे बोतलें बनाई जाती हैं। और ये जो हाईटेक ग्लास फैक्ट्री है ये भी गंगानगर शुगर मिल के अधीन है। कहने का तात्पर्य राजस्थान की एकमात्र सरकारी शुगर मिल कहाँ पे? गंगानगर में है। कहाँ पे? गंगानगर के किस स्थान पे? करणपुर ब्लॉक में है। करणपुर जो पंचायत समिति है उसके अधीन है, उसके ब्लॉक में है। कमीनपुरा नामक स्थान पे है। अब इस समय कमीनपुरा एक गांव है, वहाँ पे है, लगी हुई है। यहाँ पे स्पिरिट और शराब बनाई जाती है, इसी शुगर मिल के अधीन बनाई जाती है। और इसी शुगर मिल के अधीन हाईटेक ग्लास फैक्ट्री है जहाँ पे बोतलें बनाई जाती हैं। बोतलें कहाँ बनाई जाती है? धौलपुर में बनाई जाती है। एक गुरुद्वारा साहब है अपने गंगानगर का, विख्यात गुरुद्वारा है बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा। बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा। बूढ़ा जोड़ नामक एक स्थान है जहाँ पे बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा है। इसे संत फतेह सिंह ने 1954 से 1959 के मध्य संत फतेह सिंह ने बनवाया। किसने बनवाया? संत फतेह सिंह ने इसको बनवाया। 1954 से 1959 के मध्य संत फतेह सिंह ने इसको बनवाया। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा माना जाता है? अमृतसर माना जाता है। और राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा माना जाता है? बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा माना जाता है। यहाँ पे बूढ़ा जोड़ झील है जिसमें गंगा नहर का पानी डाला जाता है। और वर्तमान में वहाँ पे एक हॉस्पिटल बना हुआ है, बूढ़ा जोड़ हॉस्पिटल बना हुआ है, जहाँ पे विभिन्न बीमारियों का इलाज किया जाता है, आँखों का भी इलाज किया जाता है। डाडा पंपा राम का डेरा, डाडा पंपा राम का डेरा, ये विजयनगर में है। विजयनगर में फाल्गुन मास में 7 दिवसीय मेला लगता है। संत पंपाराम की समाधि है वहाँ पर और 7 दिवसीय मेला लगता है। काफ़ी विख्यात है, गंगानगर के विजयनगर में लगता है। तो डाडा पंपाराम का मेला ये भी विख्यात है। एक केजरीवाल आयोग का गठन किया गया था। केजरीवाल आयोग का गठन किया गया था। केजरीवाल आयोग 27 अक्टूबर 2004 को केजरीवाल आयोग का गठन किया गया था। गड़साना के किसानों ने एक आंदोलन किया कि आईजीएनपी में पानी कम आ रहा है, इंदिरा गांधी नहर में पानी कम आ रहा है। 2004 में इन्होंने यहाँ पे आंदोलन किया, वहाँ पे गोलीबारी हो गई और वहाँ पे चंदूराम नाम का किसान मारा गया। और उसी
की जांच के लिए केजरीवाल आयोग का गठन किया गया था। तो केजरीवाल आयोग का संबंध किससे? गंगानगर से है, किसानों के आंदोलन से है। कब हुआ? 27 अक्टूबर 2004 की बात है। आपको पता है सबसे ज़्यादा नहरों से यदि खेती होती है तो किस जिले में होती है? गंगानगर में होती है। सर्वाधिक किन्नू कहाँ पे होता है? गंगानगर में होता है। पंजाबी ग्रंथ अकादमी, पंजाबी ग्रंथ अकादमी श्री गंगानगर में है। कहाँ पर है? श्री गंगानगर में है। जगदम्बा अंध विद्यालय कहाँ पर है? गंगानगर में है। आई हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है यहाँ पे, जगदम्बा अंध विद्यालय। जगदम्बा अंध विद्यालय गंगानगर में है। पंजाबी ग्रंथ अकादमी गंगानगर में है। एक प्रसिद्ध गायक हुए थे जगजीत सिंह, वो भी कहाँ के थे? गंगानगर के थे। एक स्थान है अनूपगढ़, अनूपगढ़ एक ब्लॉक है अनूपगढ़। अनूपगढ़ जो है इसे प्राचीन काल में चुड़ैर कहा जाता था। चुड़ैर, यहाँ की जो किला है उसको चुड़ैर कहा जाता था, चुड़ैर। और अनूपगढ़ में जब जाते हैं तो उसके पास में ही 10-12 किलोमीटर पे लैला मजनू की मज़ार है। लैला मजनू की मज़ार कहाँ पर है? अनूपगढ़ में है। लैला मजनू की मज़ार अनूपगढ़ में है। हीर रांझा, हीर रांझा से संबंधित तख्त, हीर रांझा, हीर रांझा से संबंधित तख्त हजारा, तख्त हजारा भी अपना सादुल शहर गंगानगर के पास में एक गांव है। ये गांव इसके लिए विख्यात है। तो इस प्रकार से अपने गंगानगर के बारे में पढ़ा। गंगानगर में क्या कुछ आया, गंगानगर दोबारा थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं गंगानगर को। गंगानगर की स्थापना गंगा सिंह ने की, उसके बारे में अपने डिटेल से क्लियर कर लिया। गंगानगर के उपनाम जो माने जाते हैं, रामनगर है, प्राचीन काल में योधे था, अनागार भी कहा जाता है। यहाँ की जो नहर है वो गंगा सिंह ने बनवाई, राजस्थान की पहली नहर गंग नहर है। और गंग नहर जो है उसमें मरम्मत के समय पानी गंग कैनाल लिंक चैनल से डाला जाता है। यहाँ पे सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? सूरतगढ़ है। और कृषि यांत्रिक फार्म, सूरतगढ़ कृषि यांत्रिक फार्म एशिया का सबसे बड़ा कृषि यांत्रिक फार्म है। जैसर कृषि यांत्रिक फार्म राजस्थान का दूसरा कृषि यांत्रिक फार्म है जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया। अमेरिकन कपास कहाँ होती है? गंगानगर में होती है। और यहाँ की नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ गंगानगर की नदी कौन सी है? घग्गर नदी है, जिसके किनारे पर कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। और घग्गर नदी को ही प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? दृष्टवती नदी कहा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और सर्वाधिक किन्नू कहाँ पे होता है? गंगानगर में होता है। जगदम्बा अंध विद्यालय कहाँ पे है? गंगानगर में है। अनूपगढ़ गढ़ जो है उसे प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? चुड़ैर कहा जाता था। पंजाबी ग्रंथ अकादमी कहाँ पे है? गंगानगर में है। बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा कहाँ पे है? गंगानगर में है। राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? बूढ़ा जोड़ गुरुद्वारा है। ये अपने गंगानगर के बारे में स्टडी करी। प्रिय विद्यार्थियों, कोविड-19 का समय चल रहा है, आप विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हम आपकी मदद कर रहे हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि हमसे इतने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, क्योंकि परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन भी वैल्यू रखता है। और यदि आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन, वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारी द्वारा दी गई गाइडेंस से या सहायता से आपको मिल जाता है और किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो उसकी 7 पीढ़ियाँ तर जाती है। मेरा ऐसा मानना है विद्यार्थियों की मदद से बड़ा पुण्य कार्य दूसरा कोई नहीं है। हम आपकी मदद कर रहे हैं, हमारी कोशिश है, हम इस तरह से जारी रखेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम ये महसूस करें कि इतने विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं और हम उनके साथ जुड़े हैं। हम उनकी जितनी हो सकती है उतनी मदद करें। धन्यवाद।